हाय स्कॉलर्स, तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैं जावेद अख्तर साहब की ऑटोबायोग्राफ़ी, उनके खुद के द्वारा लिखी हुई उनकी जीवनी आपके सामने लेके आया हूँ। ये जो एक छोटा सा लेख है, इसका शीर्षक है, इसका टाइटल है अपने बारे में, और ये जावेद अख्तर साहब की ही लिखी हुई एक किताब तरकश में से लिया गया है। तो जावेद साहब अपनी ज़िंदगी कुछ इस तरह बयान करते हैं। लोग जब अपने बारे में लिखते हैं तो सबसे पहले यह बताते हैं कि वो किस शहर के रहने वाले हैं। मैं किस शहर को अपना शहर कहूँ? पैदा होने का जुर्म ग्वालियर में किया, लेकिन होश संभाला लखनऊ में। पहली बार होश खोया अलीगढ़ में। फिर भोपाल में रहकर कुछ होशियार हुआ, लेकिन बम्बई आकर काफ़ी दिनों तक होश ठिकाने रहे। तो आइए ऐसा करते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का छोटा सा फ्लैशबैक बना लेता हूँ। इस तरह आपका काम यानी पढ़ना भी आसान हो जाएगा और मेरा काम भी यानी लिखना। शहर लखनऊ। किरदार मेरे नाना नानी, दूसरे घरवाले और मैं। मेरी उम्र 8 बरस है। बाप बम्बई में है, माँ कब्र में। दिन भर घर के आंगन में अपने छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। शाम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक डरावने मास्टर साहब आते हैं। उन्हें 15 रुपये महीना दिया जाता है। यह बात बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए कि रोज़ बताई जाती थी। सुबह खर्च करने के लिए एक अधन्ना और शाम को एक इकन्नी दी जाती है, इसलिए पैसे की कोई समस्या नहीं है। सुबह रामजी लाल बनिए की दुकान से रंगीन गोलियां खरीदता हूँ और शाम को सामने फुटपाथ पर खोमचा लगाने वाले भगवती की चाट पर इकन्नी लुटाता हूँ। ऐश ही ऐश है। स्कूल खुल गए हैं। मेरा दाखिला लखनऊ के मशहूर स्कूल कॉल्विन तालुकेदार कॉलेज में 6ठी क्लास में करा दिया जाता है। पहले यहाँ सिर्फ तालुकेदारों के बेटे पढ़ सकते थे, अब मेरे जैसे कमज़ातों को भी दाखिला मिल जाता है। अब भी बहुत महंगा स्कूल है। मेरी फ़ीस 17 रुपये महीना है। यह बात बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए कि रोज़ खैर जाने दीजिए। मेरी क्लास में कई बच्चे घड़ी बांधते हैं। वो सब बहुत अमीर घरों के हैं। उनके पास कितने अच्छे अच्छे स्वेटर हैं। एक के पास तो फाउंटेन पेन भी है। ये बच्चे इंटरवल में स्कूल की कैंटीन में 8 आने की चॉकलेट खरीदते हैं। अब भगवती की चाट अच्छी नहीं लगती। कल क्लास में राकेश कह रहा था, उसके डैडी ने कहा कि वो उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजेंगे। कल मेरे नाना कह रहे थे, अरे कमबख्त, मैट्रिक पास कर ले तो किसी डाक खाने में मोहर लगाने की नौकरी तो मिल जाएगी। इस उम्र में जब बच्चे इंजन ड्राइवर बनने का ख्वाब देखते हैं, मैंने फैसला कर लिया है कि बड़ा होकर अमीर बनूंगा। शहर अलीगढ़। किरदार मेरी खाला, दूसरे घरवाले और मैं। मेरे छोटे भाई को लखनऊ में नाना के घर में ही रख लिया गया है और मैं अपनी खाला के हिस्से में आया हूं, जो अब अलीगढ़ में आ गई हैं। ठीक ही तो है, 2 अनाथ बच्चों को कोई एक परिवार तो नहीं रख सकता। मेरी खाला के घर के सामने दूर जहाँ तक नज़र जाती है मैदान है। उस मैदान के बाद मेरा स्कूल है। 9वीं क्लास में हूँ। उम्र 14 बरस है। अलीगढ़ में जब सर्दी होती है तो झूठ मूठ नहीं होती। पहला घंटा 7 बजे होता है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। सामने से चाकू की धार की जैसी ठंडी और नुकीली हवा आ रही है। छूकर भी पता नहीं चलता कि चेहरा अपनी जगह है या हवा ने नाक कान काट डाले हैं। वैसे पढ़ाई में तो नाक कटती ही रहती है। पता नहीं कैसे बस पास हो जाता हूँ। इस स्कूल में, जिसका नाम मिंटो सर्किल है, मेरा दाखिला कराते हुए मेरे मौसा ने टीचर से कहा है, ख्याल रखिएगा इनका, दिल पढ़ाई में कम, फिल्मी गानों में ज़्यादा लगता है। दिलीप कुमार की उड़न खटोला, राज कपूर की श्री 420 देख चुका हूँ। बहुत से फिल्मी गाने याद हैं, लेकिन घर में ये फिल्मी गाने गाना तो क्या, सुनना भी मना है। इसलिए स्कूल से वापस आते हुए रास्ते में ज़ोर ज़ोर से गाता हूँ। माफ़ कीजिएगा, जाते वक्त तो इतनी सर्दी होती थी कि सिर्फ पक्के राग ही गाए जा सकते थे। मेरा स्कूल यूनिवर्सिटी एरिया में है। मेरी दोस्ती स्कूल के 2-4 लड़कों के अलावा ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के लड़कों से है। मुझे बड़े लड़कों की तरह होटलों में बैठना अच्छा लगता है। अक्सर स्कूल से भाग जाता हूँ। स्कूल से शिकायतें आती हैं। कई बार घर वालों से काफ़ी पिटा भी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
कोर्स की किताबों में दिल नहीं लगा तो नहीं लगा, लेकिन नॉवलें बहुत पढ़ता हूँ। डांट पड़ती है लेकिन फिर भी पढ़ता हूँ। मुझे शेर बहुत याद हैं। यूनिवर्सिटी में जब भी उर्दू शेरों की अंताक्षरी होती है, मैं अपने स्कूल की तरफ से जाता हूँ और हर बार मुझे बहुत से इनाम मिलते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे लड़के लड़कियाँ मुझे पहचानते हैं। लड़के मुझे पहचानते हैं, मुझे इसकी खुशी है। लड़कियाँ मुझे पहचानती हैं, इसकी थोड़ी ज़्यादा खुशी है। अब मैं कुछ बड़ा हो चला हूँ। मैं 15 साल का हूँ और ज़िंदगी में पहली बार एक लड़की को ख़त लिख रहा हूँ। मेरा दोस्त बीलू मेरी मदद करता है। हम दोनों मिलकर यह ख़त तैयार करते हैं। दूसरे दिन एक खाली बैडमिंटन कोर्ट में वो लड़की मुझे मिलती है और हिम्मत करके मैं यह ख़त उसे दे देता हूँ। यह मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्रेम पत्र है। उस ख़त में क्या लिखा था यह भूल गया, लेकिन वो लड़की आज तक याद है। मैट्रिक के बाद अलीगढ़ छोड़ रहा हूँ। मेरी खाला बहुत रो रही है और मेरे मौसा उन्हें चुप कराने के लिए कह रहे हैं कि तुम तो इस तरह रो रही हो जैसे वह भोपाल नहीं, फॉर फ्रंट पर जा रहा हो। उस वक्त न वो जानते थे न मैं जानता था कि मैं सचमुच फॉर फ्रंट पर ही जा रहा था। शहर भोपाल। किरदार अनगिनत मेहरबान, बहुत से दोस्त और मैं। अलीगढ़ से बम्बई जाते हुए मेरे बाप ने मुझे भोपाल या यूं कहिए आधे रास्ते में छोड़ दिया है। कुछ दिनों अपनी सौतेली माँ के घर में रहा हूँ, फिर वो भी छूट गया। सैफिया कॉलेज में पढ़ता हूँ और दोस्तों के सहारे रहता हूँ। दोस्त जिनकी लिस्ट बनाने बैठूं तो टेलीफोन डायरेक्टरी से मोटी किताब बन जाएगी। आजकल मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ। अपने दोस्त एजाज के साथ रहता हूँ। किराया वो देता है, मैं तो बस रहता हूँ। वो पढ़ता है और ट्यूशन करके गुजर करता है। सब दोस्त उसे मास्टर कहते हैं। मास्टर से मेरा किसी बात पर झगड़ा हो गया है, बातचीत बंद है, इसलिए मैं आजकल उससे पैसे नहीं मांगता। सामने दीवार पर टंगी हुई उसकी पैंट में से निकाल लेता हूँ, या वो बगैर मुझसे बात किए मेरे सिरहाने 2-1 रुपए रखकर चला जाता है। मैं बीए फाइनल में हूँ। यह इस कॉलेज में मेरा चौथा बरस है। कभी फीस नहीं दी, कॉलेज वालों ने मांगी भी नहीं। यह शायद सिर्फ भोपाल में ही हो सकता है। कॉलेज के कंपाउंड में एक खाली कमरा, वो भी मुझसे मुफ्त दे दिया गया है। जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो मैं किसी क्लासरूम से 2 बेंच उठाकर इस कमरे में रख लेता हूँ और उन पर अपना बिस्तर बिछा लेता हूँ। बाकी सब आराम है, बस बेंचों में खटमल बहुत है। जिस होटल में उधार खाता था वो मेरे जैसे मुफ्तखोरों को उधार खिला खिलाकर बंद हो गया है। उसकी जगह जूतों की दुकान खुल गई है। अब क्या खाऊं? बीमार हूं, अकेला हूं, बुखार काफ़ी है, भूख उससे भी ज़्यादा है। कॉलेज के 2 लड़के जिनसे मेरी मामूली सी जान पहचान है, मेरे लिए टिफ़िन में खाना लेकर आते हैं। मेरी दोनों से कोई दोस्ती नहीं, फिर भी अजीब बेवकूफ़ है, लेकिन मैं बहुत चालाक हूँ। उन्हें पता भी नहीं लगने देता कि इन दोनों के जाने के बाद मैं रोऊंगा। मैं अच्छा हो जाता हूँ, वो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। मुझे कॉलेज में डिबेट बोलने का शौक हो गया है। पिछले 3 बरस से भोपाल रोटरी क्लब की डिबेट का इनाम जीत रहा हूँ। इंटर कॉलेज डिबेट की बहुत सी ट्रॉफियाँ मैंने जीती हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी की तरफ से दिल्ली यूथ फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया है। कॉलेज में 2 पार्टियां हैं और इलेक्शन में दोनों पार्टियां मुझे अपनी तरफ से बोलने को कहती हैं। मुझे इलेक्शन से नहीं, सिर्फ बोलने से मतलब है, इसलिए मैं दोनों की तरफ से तकरीर कर देता हूं। कॉलेज का यह कमरा भी जाता रहा। अब मैं मुश्ताक सिंह के साथ हूं। मुश्ताक सिंह नौकरी करता है और पढ़ता है। वो कॉलेज की उर्दू एसोसिएशन का सदर है। मैं बहुत अच्छी उर्दू जानता हूँ, वो मुझसे बेहतर भी जानता है। मुझे अनगिनत शेर याद हैं, उसे मुझसे ज़्यादा से याद हैं। मैं अपने घर वालों से अलग हूँ, उसके घर वाले हैं ही नहीं। देखिए, हर काम में वो मुझसे बेहतर है। साल भर से वो मुझसे दोस्ती खाने कपड़े पर निभा रहा है, यानी खाना भी वही खिलाता है और कपड़े भी वही सिलवाता है। पक्का सरदार है। लेकिन मेरे लिए सिगरेट खरीदना
उसकी जिम्मेदारी है। अब मैं कभी कभी शराब भी पीने लगा हूँ। हम दोनों रात को बैठे शराब पी रहे हैं। वो मुझे पार्टीशन और उस ज़माने के दंगों के किस्से सुना रहा है। वो बहुत छोटा था, लेकिन उसे याद है कैसे दिल्ली के करोल बाग में 2 मुसलमान लड़कियों को जलते हुए तारकोल के ड्रम में डाल दिया गया था, और कैसे एक मुसलमान लड़के को, मैं कहता हूँ, मुश्ताक सिंह, तू क्या चाहता है जो 1 घंटे में मुझे ऐसे किस्से सुना सुनाकर मुस्लिम लीगी बनाने की कोशिश कर रहा है? जुल्म की ये ताली तो दोनों हाथों से बजती है। अब ज़रा दूसरी तरफ की भी तो कोई वारदात सुना। मुश्ताक सिंह हंसने लगता है। चलो सुना देता हूँ। जग बीती सुनाऊँ या आप बीती? मैं कहता हूँ आप बीती, और वो जवाब देता है, मेरा 11 आदमियों का ख़ानदान था, 10 मेरी आंखों के सामने कत्ल किए गए हैं। मुश्ताक सिंह को उर्दू के बहुत से शेर याद हैं। मैं मुश्ताक सिंह के कमरे में 1 साल से रहता हूँ। बस एक बात समझ में नहीं आती, मुश्ताक सिंह, तुझे उन लोगों ने क्यों छोड़ दिया? तेरे जैसे भले लोग चाहे किसी ज़ात किसी मज़हब में पैदा हों, हमेशा सूली पर चढ़ाए जाते हैं। तू कैसे बच गया? आजकल वो ग्लासगो में है। जब हम दोनों अलग हो रहे थे तो मैंने उसका कड़ा उससे लेकर पहन लिया था, और वह आज तक मेरे हाथ में है। और जब भी उसके बारे में सोचता हूँ, ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने है और कह रहा है, बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियाँ मेरी। शहर बम्बई, किरदार फिल्म इंडस्ट्री, दोस्त, दुश्मन और मैं। 4 अक्टूबर 1964। मैं बम्बई सेंट्रल स्टेशन पर उतरता हूँ। अब इस अदालत में मेरी ज़िंदगी का फैसला होना है। बम्बई आने के 6 दिन बाद बाप का घर छोड़ना पड़ता है। जेब में 27 नए पैसे हैं। मैं खुश हूँ कि ज़िंदगी में कभी 28 नए पैसे भी जेब में आ गए तो मैं फ़ायदे में रहूँगा और दुनिया घाटे में। बम्बई में 2 बरस होने को आए हैं। न रहने का ठिकाना है, न खाने का। यूँ तो एक छोटी सी फिल्म में 100 रुपये महीने पर डायलॉग लिख चुका हूँ। कभी कहीं असिस्टेंट हो जाता हूँ, कभी एक आध छोटा मोटा काम मिल जाता है, अक्सर वो भी नहीं मिलता। दादर एक प्रोड्यूसर के ऑफिस अपने पैसे मांगने आया हूँ, जिसने मुझसे अपनी पिक्चर के कॉमेडी सीन लिखवाए थे। ये सीन उस मशहूर राइटर के नाम से ही फिल्म में जाएंगे जो ये फिल्म लिख रहा है। ऑफिस बंद है। वापस बांद्रा जाना है जो काफ़ी दूर है। पैसे बस इतने हैं कि या तो बस का टिकट ले लूँ या कुछ खा लूँ, मगर फिर पैदल वापस जाना पड़ेगा। चने खरीद कर जेब में भरता हूँ और पैदल सफ़र शुरू करता हूँ। कोहिनूर मिल्स के गेट के सामने से गुजरते हुए सोचता हूँ कि शायद सब बदल जाए, लेकिन ये गेट तो रहेगा। एक दिन इसी के सामने से अपनी कार में गुजरूंगा। एक फिल्म में डायलॉग लिखने का काम मिला है। कुछ सीन लिखकर डायरेक्टर के घर जाता हूँ। वो बैठा नाश्ते में अनानास खा रहा है। सीन लेकर पढ़ता है और सारे कागज़ मेरे मुंह पर फेंक देता है, और फिल्म से निकालते हुए मुझे बताता है कि मैं ज़िंदगी में कभी राइटर नहीं बन सकता। तपती धूप में एक सड़क पर चलते हुए मैं अपनी आँख के कोने में आया एक आंसू पोंछता हूँ और सोचता हूँ कि मैं एक दिन इस डायरेक्टर को दिखाऊंगा कि मैं। फिर जाने क्यों ख्याल आता है कि क्या ये डायरेक्टर नाश्ते में रोज़ अनानास खाता होगा। रात के शायद 2 बजे होंगे। बम्बई की बरसात, लगता है आसमान से समंदर बरस रहा है। मैं खार स्टेशन के पोर्टिको की सीढ़ियों पर एक कमज़ोर से बल्ब की कमज़ोर सी रोशनी में बैठा हूँ। पास ही ज़मीन पर इस आंधी तूफान से बेखबर 3 आदमी सो रहे हैं। दूर कोने में एक भीगा हुआ कुत्ता ठिठुर रहा है। बारिश लगता है अब कभी नहीं रुकेगी। दूर तक खाली अंधेरी सड़कों पर मूसलाधार पानी बरस रहा है। खामोश बिल्डिंगों की रोशनियां कब की बुझ चुकी हैं। लोग अपने अपने घरों में सो रहे होंगे। इसी शहर में मेरे बाप का भी घर है। बम्बई कितना बड़ा शहर है और मैं कितना छोटा हूँ, जैसे कुछ भी नहीं हूँ। आदमी
कितनी भी हिम्मत रखे, कभी कभी बहुत डर लगता है। मैं अब साल भर से कमाल स्टूडियो, जो कि अब नटराज स्टूडियो है, में रहता हूँ। कंपाउंड में कहीं भी सो जाता हूँ, कभी किसी बरामदे में, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी बेंच पर, कभी किसी कॉरिडोर में। यहाँ मेरे जैसे और कई बेघर और बेरोज़गार इसी तरह रहते हैं। उन्हीं में से एक जगदीश है, जिससे मेरी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो रोज़ एक नई तरकीब सोचता है कि आज खाना कहाँ से और कैसे मिल सकता है, आज दारू कौन और क्यों पिला सकता है। जगदीश ने बुरे हालात में जिंदा रहने को एक आर्ट बना लिया है। मेरी जान पहचान अंधेरी स्टेशन के पास फुटपाथ पर एक सेकंड हैंड किताब बेचने वाले से हो गई है, इसलिए किताबों की कोई कमी नहीं है। रात रात भर कंपाउंड में जहाँ भी थोड़ी रोशनी मिलती है वहीं बैठकर पढ़ता रहता हूँ। दोस्त मजाक करते हैं कि मैं इतनी कम रोशनी में अगर इतना ज़्यादा पढ़ता रहा तो कुछ दिनों में अंधा हो जाऊँगा। आजकल एक कमरे में सोने का मौका मिल गया है। स्टूडियो के इस कमरे में चारों तरफ दीवारों में लगी बड़ी बड़ी अलमारियां हैं, जिनमें फिल्म पाकीज़ा के दर्जनों कॉस्ट्यूम रखे हैं। मीना कुमारी कमाल साहब से अलग हो गई हैं, इसलिए इन दिनों फिल्म की शूटिंग बंद है। एक दिन मैं एक अलमारी का खाना खोलता हूँ। इसमें फिल्म में इस्तेमाल होने वाली पुरानी तरह के जूते चप्पल और सैंडल भरे हैं, और उन्हीं में मीना कुमारी के 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी पड़े हैं। मैं उन्हें झाड़ पोंछ कर अलग रख देता हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी फिल्म अवार्ड को छुआ है। रोज़ रात को कमरा बंद करके वो ट्रॉफ़ी अपने हाथ में लेकर आईने के सामने खड़ा होता हूँ और सोचता हूँ कि जब ये ट्रॉफ़ी मुझे मिलेगी तो तालियों से गूंजते हुए हॉल में बैठे हुए लोगों की तरफ देखकर मैं किस तरह मुस्कुराऊंगा और कैसे हाथ हिलाऊंगा। इसके पहले कि इस बारे में कोई फैसला कर सकूं, स्टूडियो के बोर्ड पर नोटिस लगा है कि जो लोग स्टूडियो में काम नहीं करते वो कंपाउंड में नहीं रह सकते। जगदीश मुझे फिर एक तरकीब बताता है कि जब तक कोई और इंतज़ाम नहीं होता हम लोग महाकाली की गुफाओं में रहेंगे। महाकाली अंधेरी से आगे एक इलाका है जहां अब एक घनी आबादी और कमालिस्तान स्टूडियो है। उस ज़माने में वहां सिर्फ एक सड़क थी, जंगल था और छोटी छोटी पहाड़ियाँ, जिनमें बौद्ध भिक्षुओं की बनाई पुरानी गुफाएं थीं, जो आज भी हैं। उन दिनों उनमें कुछ चरस गांजा पीने वाले साधु पड़े रहते थे। महाकाली की गुफाओं में मच्छर इतने बड़े हैं कि उन्हें काटने की ज़रूरत नहीं, आपके तन पर सिर्फ बैठ जाएं तो आंख खुल जाती है। एक ही रात में मैं ये बात समझ गया, और ये भी समझ गया कि वहाँ चरस पिए बिना कोई सो ही नहीं सकता। 3 दिन जैसे तैसे गुजारता हूँ। बांद्रा में एक दोस्त कुछ दिनों के लिए अपने साथ रहने के लिए बुला लेता है। मैं बांद्रा जा रहा हूँ। जगदीश कहता है कि 2-1 रोज़ में वो भी कहीं चला जाएगा। ये जगदीश से मेरी आखिरी मुलाकात थी। आने वाले बरसों में ज़िंदगी मुझे कहाँ से कहाँ ले गई, मगर वो 11 बरस बाद वहीं उन्हीं गुफाओं में चरस और कच्ची दारू पी पी कर मर गया, और वहाँ रहने वाले साधुओं और आसपास के झोपड़पट्टी वालों ने चंदा करके उसका क्रियाकर्म कर दिया। किस्सा ख़त्म। मुझे और उसके दूसरे दोस्तों को उसके मरने की खबर भी बाद में मिली। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मुझ में कौन से लाल टंके हैं और जगदीश में ऐसी क्या खराबी थी। ये भी तो हो सकता था कि 3 दिन बाद जगदीश के किसी दोस्त ने उसे बांद्रा बुला लिया होता और मैं पीछे उन गुफाओं में रह जाता। कभी कभी सब इत्तेफाक लगता है। हम लोग किस बात पर घमंड करते हैं। मैं बांद्रा में जिस दोस्त के साथ एक कमरे में जाकर रहा हूँ वो पेशावर जुआरी है। वो और उसके 2 साथी जुए में पत्ते लगाना जानते हैं, मुझे भी सिखा देते हैं। कुछ दिनों उनके साथ ताश के पत्तों पर गुजारा होता है, फिर वो लोग बम्बई से चले जाते हैं और मैं फिर वहीं का वहीं। अब अगले महीने इस कमरे का किराया कौन देगा। एक मशहूर और कामयाब राइटर मुझे बुला के ऑफ़र देते हैं कि अगर मैं उनके डायलॉग लिख दिया करूं, जिन पर जाहिर है कि मेरा ही नहीं उनका ही नाम हो जाएगा, तो वो मुझे 600 रुपये महीना देंगे।
सोचता हूँ ये 600 रुपये उस वक्त मेरे लिए 6 करोड़ के बराबर हैं। ये नौकरी कर लूँ। फिर सोचता हूँ कि नौकरी कर ली तो कभी छोड़ने की हिम्मत नहीं होगी, ज़िंदगी भर यही करता रह जाऊँगा। फिर सोचता हूँ अगले महीने का किराया देना है। फिर सोचता हूँ देखा जाएगा। 3 दिन सोचने के बाद इनकार कर देता हूँ। दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजरते हैं। बम्बई में 5 बरस होने को आए। रोटी एक चांद है, हालात बादल। चांद कभी दिखाई देता है, कभी छुप जाता है। ये 5 बरस मुझ पर बहुत भारी थे, मगर मेरा सर नहीं झुका सके। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मुझे यकीन है, पूरा यकीन है, कुछ होगा, कुछ ज़रूर होगा। मैं यूं ही मर जाने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। और आखिर नवंबर 1969 में मुझे वो काम मिलता है जिसे फिल्म वालों की ज़ुबान में सही ब्रेक कहा जाता है। कामयाबी भी जैसे अलादीन का चिराग है। अचानक देखता हूँ कि दुनिया खूबसूरत है और लोग मेहरबान। 1.5 साल में बहुत कुछ मिल गया है और बहुत कुछ मिलने को है। हाथ लगते ही मिट्टी सोना हो रही है और मैं देख रहा हूँ अपना पहला घर, अपनी पहली कार। तमन्नाएं पूरी होने के दिन आ गए हैं, मगर ज़िंदगी में एक तन्हाई तो अब भी है। सीता और गीता के सेट पर मेरी मुलाकात हनी ईरानी से होती है। वो एक खुले दिल की, खरी ज़ुबान की, मगर बहुत हंसमुख स्वभाव की लड़की है। मिलने के 4 महीने बाद हमारी शादी हो जाती है। मैंने शादी में अपने बाप के कई दोस्तों को बुलाया है, मगर अपने बाप को नहीं। कुछ ज़ख्मों को भरना अलादीन के चिराग के देव के बस की बात नहीं। ये काम सिर्फ वक्त ही कर सकता है। 2 साल में एक बेटी और एक बेटा जोया और फरहान होते हैं। अगले 6 वर्षों में एक के बाद एक लगातार 12 सुपरहिट फिल्में, पुरस्कार, तारीफ़ें, अखबारों और मैगज़ीनों में इंटरव्यू, तस्वीरें, पैसा और पार्टियां, दुनिया के सफ़र, चमकीले दिन, जगमगाती रातें। ज़िंदगी एक टेक्निकलर ख्वाब है, मगर हर ख्वाब की तरह यह ख्वाब भी टूटता है। पहली बार एक फ़िल्म की नाकामी। फिल्में तो उसके बाद नाकाम भी हुईं और कामयाब भी, मगर कामयाबी की वो खुशी और खुशी की वो मासूमियत जाती रही। 18 अगस्त 1976 को मेरे बाप की मृत्यु होती है। मरने से 9 दिन पहले उन्होंने मुझे अपनी आखिरी किताब ऑटोग्राफ करके दी थी। उस पर लिखा था, जब हम न रहेंगे तो बहुत याद करोगे। उन्होंने ठीक लिखा था। अब तक तो मैं अपने आप को एक बागी और नाराज़ बेटे के रूप में पहचानता था, मगर अब मैं कौन हूँ? मैं अपने आप को और फिर अपने चारों तरफ नई नज़रों से देखता हूँ कि क्या बस यही चाहिए था मुझे ज़िंदगी से। इसका पता अभी दूसरों को नहीं है, मगर वो तमाम चीज़ें जो कल तक मुझे खुशी देती थीं, झूठी और नुमाइशी लगने लगी हैं। अब मेरा दिल उन बातों से ज़्यादा लगता है जिनसे दुनिया की ज़ुबान में कहा जाए तो कोई फ़ायदा नहीं। शायरी से मेरा रिश्ता पैदाइशी और दिलचस्पी हमेशा रहा है। लड़कपन से जानता हूँ कि चाहूँ तो शायरी कर सकता हूँ, मगर आज तक की नहीं है। ये मेरी नाराज़गी और बगावत का एक प्रतीक है। 1979 में पहली बार शेर कहता हूँ और ये शेर लिखकर मैंने अपनी विरासत और अपने बाप से सुलह कर ली है। इसी दौरान मेरी मुलाकात शबाना से होती है। कैफी आज़मी की बेटी शबाना भी शायद अपनी जड़ों की तरफ लौट रही हैं। उसे भी ऐसे हज़ारों सवाल सताने लगे हैं जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। कोई हैरत नहीं कि हम करीब आने लगते हैं। धीरे धीरे मेरे अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। फिल्मी दुनिया में जो मेरी पार्टनरशिप थी टूट जाती है। मेरे आसपास के लोग मेरे अंदर होने वाली इन तब्दीलियों की परेशानी से देख रहे हैं। 1983 में मैं और हनी अलग हो जाते हैं। हनी से मेरी शादी ज़रूर टूट गई, मगर तलाक भी हमारी दोस्ती को कुछ नहीं बिगाड़ सका।
और अगर माँ बाप के अलग होने से बच्चों में कोई ऐसी कड़वाहट नहीं आई तो इसमें मेरा कमाल बहुत कम और हनी की तारीफ़ बहुत ज़्यादा है। हनी आज एक बहुत कामयाब फिल्म राइटर है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त। मैं दुनिया में कम लोगों को इतनी इज्जत करता हूँ जितनी इज्जत मेरे दिल में हनी के लिए है। मैंने एक कदम उठा तो लिया था, मगर घर से निकल के कई बरसों के लिए मेरी ज़िंदगी कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर जैसी हो गई। शराब पहले ही बहुत पीता था, मगर फिर बहुत ही ज़्यादा पीने लगा। ये मेरी ज़िंदगी का एक दौर है जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ। इन चंद बरसों में अगर दूसरों ने मुझे बर्दाश्त कर लिया तो ये उनका एहसान है। बहुत मुमकिन था कि मैं यूं ही शराब पीते पीते मर जाता, मगर एक सवेरे किसी की बात ने ऐसा छू लिया कि उस दिन से मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया और न कभी लगाऊंगा। आज इतने बरसों बाद जब अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ तो लगता है कि पहाड़ों से झरने की तरह उतरती, चट्टानों से टकराती, पत्थरों में अपना रास्ता ढूंढती, उमड़ती, बल खाती, अनगिनत भंवर बनाती, तेज़ चलती और अपने ही किनारों को काटती हुई ये नदी अब मैदानों में आकर शांत और गहरी हो गई है। मेरे बच्चे ज़ोया और फरहान बड़े हो गए हैं और वो बाहर की दुनिया में अपना पहला कदम रखने को हैं। उनकी चमकती हुई आंखों में आने वाले कल के हसीन ख्वाब हैं। सलमान मेरा छोटा भाई अमेरिका में एक कामयाब साइको एनालिस्ट है, बहुत सी किताबों का लेखक, बहुत अच्छा शायर, एक मोहब्बत करने वाली बीवी का पति और 2 बहुत ज़हीन बच्चों का बाप है। ज़िंदगी के रास्ते उसके लिए कुछ कम कठिन नहीं थे, मगर उसने अपनी अनथक मेहनत और लगन से अपनी हर मंजिल पा ली है और आज भी आगे बढ़ रहा है। मैं खुश हूँ और शबाना भी, जो सिर्फ मेरी बीवी नहीं मेरी महबूबा भी है, जो एक खूबसूरत दिल भी है और एक कीमती जहन भी। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वो उस दुनिया की औरत है। ये पंक्ति अगर बरसों पहले मजाज ने किसी के लिए न लिखी होती तो मैं शबाना के लिए लिखता। आज यूं तो ज़िंदगी मुझ पर हर तरह से मेहरबान है, मगर बचपन का वो एक दिन 18 जनवरी 1953 अब भी याद आता है। जगह लखनऊ, मेरे नाना का घर। रोती हुई मेरी खाला मेरे छोटे भाई सलमान को, जिसकी उम्र 6.5 बरस है, और मुझे हाथ पकड़ के घर के उस बड़े कमरे में ले जाती हैं जहाँ फर्श पर बहुत सी औरतें बैठी हैं। तख्त पर सफ़ेद कफन में लेटी मेरी माँ का चेहरा खुला है। सिरहाने बैठी मेरी बूढ़ी नानी थकी थकी सी हौले हौले रो रही हैं। 2 औरतें उन्हें संभाल रही हैं। मेरी खाला हम उन दोनों बच्चों को उस तख्त के पास ले आती है और कहती हैं, अपनी माँ को आखिरी बार देख लो। मैं कल ही 8 बरस का हुआ था। समझदार हूँ, जानता हूँ मौत क्या होती है। मैं अपनी माँ के चेहरे को बहुत गौर से देखता हूँ कि अच्छी तरह याद हो जाए। मेरी खाला कह रही हैं, इनसे वादा करो कि तुम ज़िंदगी में कुछ बनोगे। इनसे वादा करो कि तुम ज़िंदगी में कुछ करोगे। मैं कुछ नहीं कह पाता, बस देखता रहता हूँ और फिर कोई औरत मेरी माँ के चेहरे पर कफन उड़ा देती है। ऐसा तो नहीं कि मैंने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि मैं जितना कर सकता हूँ उसका तो 1/4 भी अब तक नहीं किया, और इस ख्याल की दी हुई बेचैनी जाती नहीं। दी एंड। सो स्कॉलर्स, ये थी जावेद अख्तर की ज़ुबानी उनकी कहानी, और मैंने आपके साथ इससे इसलिए साझा किया कि एक सिंपल सी बात है, हम सब की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मगर जिस हिम्मत से, जिस शिद्दत से हम अपने आप को गैदर करके, हम अपने आप को संभाल कर अपने लोज़ को अपने हाइज़ में बदल देते हैं, उसी का नाम ज़िंदगी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।